मेरा नाम प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। इससे पहले हमने बात की थी मुद्रा परिमाण सिद्धांत की फिशर द्वारा दी गई व्याख्या की। प्रोफेसर फिशर ने ये कहा था कि मुद्रा की मात्रा और कीमतों में प्रत्यक्ष आनुपातिक और धनात्मक संबंध पाया जाता है। अर्थात उनका कहना था कि मुद्रा की मात्रा को जिस अनुपात में बढ़ाते हैं, कीमतें उसी अनुपात में बढ़ जाती हैं, और मुद्रा की मात्रा को जिस अनुपात में कम किया जाता है, कीमतें उसी अनुपात में कम हो जाती हैं। अर्थात निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि कीमतों का घटना और बढ़ना फिशर के अनुसार मुद्रा की मात्रा पर निर्भर करता है। अब हम बात कर रहे हैं कैम्ब्रिज व्याख्या की मुद्रा के परिमाण से संबंधित और कीमतों के संबंध में। यहाँ मुद्रा परिमाण सिद्धांत की जो कैम्ब्रिज व्याख्या दी गई है उसमें मुद्रा की उस मात्रा से संबंधित है कैम्ब्रिज व्याख्या जो कि एक समय अवधि में विनिमय माध्यम के रूप में काम आती है, जबकि कैम्ब्रिज व्याख्या मुद्रा की उस मात्रा से संबंधित है जो लोग किसी समय बिंदु पर अपने पास नगद रूप में रखना चाहते हैं। प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में, प्रत्येक समाज में लोग अपनी आय के निश्चित भाग को चलन मुद्रा के रूप में संचय करना उपयोगी समझते हैं। चलन मुद्रा के रूप में प्रसाधनों को जमा करने में उन्हें अपने व्यापार में बड़ी सुविधा और सरलता रहती है तथा साथ ही मोल भाव करने में लाभ रहता है। लेकिन दूसरी ओर मुद्रा के रूप में प्रसाधन जमा करने से उन्हें हानि भी होती है, क्योंकि द्रव्य बेकार पड़ा रहता है और कोई आय उत्पन्न भी नहीं होती है। प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार जमा की गई चलन मुद्रा के लाभ हानि की तुलना करता रहता है और यह निश्चय करता है कि वह अपनी आय के कितने भाग को चलन मुद्रा में रखे और कितने भाग को भी करे। माना किसी देश के निवासी अपनी वार्षिक आय के औसतन 10वें भाग को तत्कालिक क्रय शक्ति मुद्रा तथा इसके साथ संपत्ति का 15वां भाग रखना लाभदायक समझते हैं, तो ऐसी दशा में मुद्रा का कुल मूल्य इन रकमों के योग के बराबर होगा। अब हम बात कर रहे हैं कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री ने जो समीकरण दिए हैं उन समीकरणों के बारे में, कि जहां एक और कीमत स्तर के रूप में उन्होंने अपना समीकरण प्रस्तुत किया है और दूसरी ओर मुद्रा के मूल्य के रूप में अपना समीकरण प्रस्तुत किया है। यदि हम कीमत स्तर के रूप में देखें तो कहा है कि P = M/KR, जहाँ P कीमत स्तर को दर्शाता है, M मुद्रा की कुल मात्रा को दर्शाता है, R समाज की कुल वास्तविक वार्षिक आय को दर्शाता है और K आय का वह भाग अनुपात जो नकदी में रखा जाता है। दूसरी ओर जो मुद्रा के मूल्य के संबंध में जो समीकरण दिया है प्रोफेसर पीगू के द्वारा, वो दिया गया है P = KR/M, जिसमें P मुद्रा की एक इकाई का मूल्य है, M मुद्रा की कुल मात्रा, R समाज की कुल वार्षिक औसत आय को दर्शाता, K आय का वह अनुपात जो नकदी के रूप में रखा जाता है। यानी कि यहाँ पर मुद्रा के मूल्य और कीमतों के संबंध में कैम्ब्रिज समीकरण प्रस्तुत किए हैं। और यदि हम तुलना करें फिशर और कैम्ब्रिज में, तो फिशर ने अपना समीकरण दिया था P = MV/T और कैम्ब्रिज समीकरण की यदि बात करें तो P = M/KR। यदि दोनों विचारधाराओं की तुलना हम करें, दोनों समीकरणों की हम तुलना करें, तो यहाँ हम पाते हैं कि दोनों विचारधाराओं और समीकरणों में कुछ समानताएं हैं
और साथ में कुछ असमानताएं भी हैं। यदि हम तुलना करते हैं तो दोनों में समानताओं को यदि हम देखें तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही सिद्धांतों में मुद्रा परिमाण को मूल्य निर्धारण घटक माना गया है। यानी कि यदि कीमत स्तर में जो परिवर्तन होते हैं तो उसके लिए जो जिम्मेदार है वो मुद्रा का परिमाण है अथवा उसमें परिवर्तन है। दूसरी बात, दोनों ही सिद्धांतों की व्याख्या में बीजगणितीय समीकरणों का प्रयोग किया है, जैसे P इक्वल टू एम वी अपॉन टी, P इक्वल टू एम अपॉन के आर। तीसरी बात कि दोनों समीकरणों में लगभग समान बीज चिन्हों का प्रयोग है, अर्थात एम वी इक्वल टू एम, टी इक्वल टू के आर, क्योंकि के आर उस राशि का संकेत करता है जो वस्तुओं और सेवाओं के लिए चाहिए और नगद रूप में रखा जाता है। पी दोनों के मूल्य स्तर का सूचक है। और जो एक और समानता जो इन समीकरणों और इन विचारधाराओं में देखने को मिलती है कि फिशर और कैम्ब्रिज दोनों ने साख मुद्रा और बैंक डिपॉजिटों को मुद्रा की पूर्ति में शामिल किया है। अब हम बात करें कि फिशर और कैम्ब्रिज विचारधारा में कौन कौन सी मुख्य असमानताएं थी, तो उन असमानताओं में हम कह सकते हैं कि इन दोनों के जो दृष्टिकोण में मौलिक अंतर है। फिशर का सिद्धांत मुद्रा के विनिमय संबंधी कार्य को बल देकर मुद्रा की मांग को व्यापार की मात्रा से संबंधित करता है, जबकि कैम्ब्रिज सिद्धांत में मुद्रा के संचयन संबंधी कार्य पर बल दिया गया और मुद्रा की मांग को मुद्रा की तरलता पसंदगी से संबंधित करता है। अतः फिशर का आदान प्रदान दृष्टिकोण है, जबकि कैम्ब्रिज सिद्धांत का नगद कोष दृष्टिकोण है। दूसरा अंतर, मूल्य परिवर्तन घटक। फिशर ने मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का घटक मुद्रा की पूर्ति में होने वाले परिवर्तन को माना है, जबकि कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने इस परिवर्तन का घटक मुद्रा की मांग में होने वाले परिवर्तन को बताया है। यानी कि ये यहाँ बहुत ही बड़ा अंतर इन दोनों में देखने को मिलता है कि जहाँ फिशर ये कहते हैं कि मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन कीमत स्तर में परिवर्तन करते हैं, दूसरी ओर कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री कहते हैं कि मुद्रा की मांग में परिवर्तन से कीमत स्तर में परिवर्तन देखने को मिलता है। स्थिरता की बात करें, फिशर ने मुद्रा की मांग को स्थिर माना है और पूर्ति को अस्थिरता को मूल्यों में परिवर्तन से संबंधित किया, जबकि कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की पूर्ति को स्थिर माना है, क्योंकि यह सरकार या केंद्रीय बैंक की नीति पर निर्भर करती है और अल्पकाल में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि मुद्रा की मांग को अस्थिर माना है। समय के संबंध में भिन्नता। फिशर का सिद्धांत एक दीर्घकालीन सिद्धांत है और समय अवधि पीरियड ऑफ टाइम पर ध्यान देता है, जबकि कैम्ब्रिज सिद्धांत अल्पकालीन और समय बिंदु पॉइंट ऑफ टाइम को दिखलाता है। मुद्रा की मात्रा। फिशर का सिद्धांत मुद्रा की कुल मात्रा पर आधारित है जो व्यावसायिक कार्य में काम आती है, जबकि कैम्ब्रिज विचारधारा में मुद्रा की मात्रा का संबंध उस नकदी मात्रा से है जो जनता द्वारा किसी समय विशेष में तरल रूप में रखे जाते हैं। चलन वेग। फिशर के सिद्धांत में मुद्रा के चलन वेग को महत्व दिया गया है, जबकि कैम्ब्रिज सिद्धांत ने नगद कोषों की निष्क्रियता पर बल दिया है। मुद्रा का चलन वेग v और संचित मुद्रा की निष्क्रियता दो बिल्कुल विरोधी परिस्थितियां हैं। वस्तुओं के आधार में भिन्नता। फिशर के मुद्रा मूल्य निर्धारण में उत्पादन एवं उपभोग संबंधी वस्तुओं का समावेश है,
जबकि कैम्ब्रिज सिद्धांत में उपभोग वस्तुओं को ही महत्व दिया है। विभिन्न मूल्य स्तरों का संकेत। प्रोफेसर केन्स के मतानुसार फिशर के समीकरण द्वारा सूचित मूल्य स्तर का संकेत सामान्य मूल्य स्तर से है, जबकि कैम्ब्रिज समीकरण के मूल्य स्तर का संकेत केवल उपभोग वस्तुओं के मूल्य स्तर से है। व्यवहारिकता के बारे में बात करें तो फिशर का सिद्धांत दीर्घकालीन है, अतः व्यवहारिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है, जबकि कैम्ब्रिज सिद्धांत व्यवहारिक एवं श्रेष्ठ है। यदि हम संक्षेप में दोनों की अगर तुलना करें तो हम पाते हैं कि फिशर का जो सिद्धांत है वो उनका जो आदान प्रदान दृष्टिकोण है, जबकि कैम्ब्रिज सिद्धांत नगद कोष दृष्टिकोण पर आधारित है। फिशर मुद्रा के विनिमय के माध्यम कार्य पर बल देते हैं, जबकि कैम्ब्रिज मुद्रा के संचयन कार्य पर बल देते हैं। फिशर मुद्रा मूल्य में परिवर्तन मुद्रा की पूर्ति से होता है, जबकि कैम्ब्रिज के अनुसार मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन मुद्रा की मांग से होता है। फिशर के अनुसार मुद्रा की पूर्ति अस्थिर घटक है तथा मांग स्थिर है, जबकि कैम्ब्रिज के अनुसार मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहती है, जबकि मुद्रा की मांग में परिवर्तन होता है। फिशर का सिद्धांत दीर्घकालीन है, कैम्ब्रिज सिद्धांत अल्पकालीन है। फिशर का सिद्धांत मुद्रा की कुल मात्रा पर आधारित जो आदान प्रदान के काम आती है, जबकि कैम्ब्रिज के अनुसार मुद्रा की वह मात्रा जो नगद शेष के रूप में संचित की जाती है। फिशर के अनुसार मुद्रा के चलन वेग पर बल दिया गया है, जबकि कैम्ब्रिज सिद्धांत में मुद्रा के संचित कोषों की निष्क्रियता की प्रमुखता होती है। फिशर के अनुसार पूर्ण उत्पादित, अर्ध उत्पादित एवं उपभोग वस्तुओं की ओर ध्यान देता है, जबकि कैम्ब्रिज केवल पूर्ण उत्पादित उपभोग योग्य वस्तुओं की ओर ध्यान देता है। जब हम बात करें दोनों की तुलना में, अंतर में, तो फिशर का सिद्धांत दीर्घकालीन होने के कारण अव्यवहारिक है, जबकि कैम्ब्रिज सिद्धांत व्यवहारिक एवं वास्तविकता के निकट है।